हेलो गाइस, द हिंदू के न्यूज़पेपर जो आज आया है 10 जून को, मैं उसको कवर करूँगा और आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ना कि केवल द हिंदू का डिस्कशन, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सको और अच्छे कलरफुल नोट्स मिलेंगे। मैंने खुद बनाए हैं, कोई बकवास नहीं लिखी होगी उसमें, सिंपल सा आपके लिए जो आपको ज़रूरत है उसी तरीके से चीज़ों को मैंने रखा है। तो पहला आर्टिकल था राज्यसभा के बारे में। आपको समझना क्या है इसमें राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, आपको पता होगा भारत में एमपीज़ जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं। तो इन दोनों के जो एमपीज़ हैं, लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनका तो डायरेक्ट हम लोग चुनाव करते हैं कि कोई सांसद अपने यहाँ बना है तो उसका करते हैं। बट राज्यसभा के एमपी का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। जो एमएलए जो हमारे विधायक लोग होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, वो विधायक लोग, जिन विधायकों को हम लोग वोट करते हैं सीएम चुनाव, मुख्यमंत्री के चुनाव में, चीफ मिनिस्टर का जब चुनाव होता है, उस चुनाव में जो विधायक लोग होते हैं वो लोग, विधायक लोग इनको वोट करते हैं, ठीक है, राज्यसभा के। अब कैसे होता है ये जानेंगे, क्योंकि दोस्तों विधायक दो प्रकार के होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है और असेंबली भी होता है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाली बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज काउंसिल तो केवल 6 स्टेट्स में है, बाकी स्टेट्स में तो है नहीं। इसीलिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं मेंबर ऑफ, ठीक है, वो लोग वोट करते हैं राज्यसभा इलेक्शन में, मतलब राज्यसभा के एमपी जो हैं उनको चुनवाने में इनका हाथ होता है, ठीक है। राज्यसभा के पास देखो, जो इसकी वोटिंग प्रोसेस है, आपको पता होगा कि ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा वाला, और इसका होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, मतलब डिसॉल्व नहीं होता है। अगर इसके 600 मान लो अगर इसके 240 मतलब मेंबर्स हैं मान लो, तो इसमें हर 2 साल में 80 मेंबर्स रिज़ाइन होंगे, मतलब, और बाकी हर 2 साल, मतलब जैसे मान लो इस साल 2024 है, मान लो 2026 है, और मान लो 240 मेंबर्स हैं अगर राज्यसभा में, तो 2028 में इसके 80 मेंबर्स रिज़ाइन होंगे, तो बचेंगे इसमें 160 मेंबर बचेंगे। बाकी 80 का चुनाव होगा। फिर जब ये जो 2030 में, जब चुनाव 2030 में, फिर बाकी के बचे 80 जो पुराने वाले हैं ये रिज़ाइन करेंगे। फिर 2032 में फिर ऐसा होता हो, तो ये चुनाव ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। तो हर, अब क्या है कि आर्टिकल 80 कहता है कि मैक्सिमम जो सीट्स हैं राज्यसभा में वो 250 है, मतलब कि राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ है वो 250 ही हो सकती है। मतलब अभी के लिए संविधान में लिखा है कि 250 से ज़्यादा सांसद जो नहीं हो सकते, 250 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते राज्यसभा वाले, ठीक है। अब 250 से कम हो सकते हैं, हाँ जी कम हो सकते हैं। तो इसीलिए 245 मेंबर्स इस समय सांसद लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 233 जो मेंबर्स हैं वो हैं स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से जो इलेक्टेड होके आते हैं, और 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं 4 जगहों से, साइंस से, सोशल सर्विस से, लिटरेचर से और आर्ट से, ठीक है। अब देखो मेंबर, जो राज्यसभा के जो एमपीज़ होते हैं उनका टेन्योर 6 ईयर का होता है। मतलब अगर मैं आज 2026 में अगर मैं चुनाव जीतूँ किसी स्टेट से, ठीक है, तो मुझे 2032 तक मैं रहूँगा, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं होता है, वहाँ 5 साल का होता है, ठीक है। और 1/3 मेंबर्स जो हैं एमपीज़ जो हैं रिटायर होते हैं हर 2 साल में। अब अगर मान लो एमपी कोई मर जाता है या फिर रिज़ाइन कर देता है किसी कारण से कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, या अगर वो कहता है कि मैं किसी भी पार्लियामेंट के लॉ के तहत करप्शन कर देता है, या फिर कोई दुष्कर्म कर देता है किसी महिला के साथ, या कुछ भी ब्राइब देता पकड़ा जाता है जो कि पार्लियामेंट के लॉ के खिलाफ है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर किया जाता है, ठीक है। या सीट वैकेंट हो जाती है किसी कारण से, तो उस इन चारों की प्रोसेस को करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाई इलेक्शंस करता है। बाई इलेक्शंस उस पर्टिकुलर सीट के लिए होते हैं, आपको पता होगा। इलेक्शन कमीशन क्या है, जिस तरीके से यूपीएससी एग्ज़ाम करवाती है एनडीए का, सीएस सीएससी का, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जो कि जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है यूपीएससी की तरह। यूपीएससी क्या करती है, इंडिया का एग्ज़ाम, सीएससी का एग्ज़ाम, सीडीएस का एग्ज़ाम, पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम्स करवाती है। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे चुनाव करवाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ
लोकसभा का मतलब जो है लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव, ये सारे चुनाव क्या हैं, ये एग्ज़ाम की तरह हैं। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूपीएससी की तरह है, तो वो चुनाव करवाती है। अब क्या करना होता है इसमें, पहली बात तो राज्यसभा इलेक्शन में इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करता है कि कब इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चूज़ करती है। वोटिंग और काउंटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। रिजल्ट भी डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर करती है, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। तो अगर आपके यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आ जाए या किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ईसीआई ही करता है सब कुछ इसमें। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए, क्योंकि जो आर्टिकल दे रखा है आपका द हिंदू में, सवाल उससे नहीं आएंगे, सवाल उसके पीछे जो स्टैटिक जो सिलेबस आपका है उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। इसमें जनरल पब्लिक चुनाव नहीं करती है, आपको बता दिया मैंने पहले ही है। एमएलएज जो हैं, विधायक लोग, वो वोटिंग करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली वाले ही सिर्फ, काउंसिल वाले नहीं करते हैं, बिकॉज काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में ही है। ठीक है। अगर राज्यसभा की सीट यूपी में चुनाव अगर मान लो, तो सिर्फ यूपी के एमएलएज ही, यूपी के विधायक ही वोट करेंगे। अगर मान लो 31 सीट्स ऐसे हैं, अभी 31 एमपी हैं, कहाँ से, यूपी से। तो अगर मान लो 4 सीट्स पे चुनाव होने हैं, क्योंकि 27 तो ऑलरेडी राज्यसभा में है। अब 4 चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं, 6 ईयर का टेन्योर था उनका, जैसे बताया था मैंने आप लोगों को, तो 4 का चुनाव होना है। तो अब इन 4 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 403 जो विधायक हैं वही वोट करेंगे। ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इनके होते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और यूनियन टेरेटरीज भी हिस्सा लेती हैं। आपको पता होगा भारत में 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, जिसमें से दिल्ली और पुडुचेरी 2 यूटीज़ हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये लोग वोट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, और बाकी 28 स्टेट्स करते हैं। तो भारत में कुल 28 और प्लस 2 30 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज वोट करते हैं। ठीक है। इलेक्टेड एमएलएज सिर्फ वोट करते हैं, नॉमिनेटेड एमएलएज वोट नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज ही वोट करते हैं, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है। अब आर्टिकल 80 में लिखा रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा मेंशन है। आर्टिकल 84 में एमपी की, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। तो इलेक्शन रिलेटेड लॉज इसमें बताए गए हैं। अच्छा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डिस्कशन के लिए, बिकॉज इलेक्शन प्रोसेस को बताता है राज्यसभा की, कि राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं वो कैसे चुने जाएंगे। ठीक है। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए पहली बात तो, और किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब किसी भी इंडिया में किसी भी कहीं पर भी वो वोटर होना चाहिए। तो हाँ, वोटर तो होगा ही होगा, मतलब वोटर भी हो, प्लस 30 ईयर्स की उसकी एज ज़्यादा हो या 30 ईयर्स का हो चुका हो, प्लस अदर क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम बनाता रहता है, तो उसके हिसाब से वो होना चाहिए आपके पास। डिसक्वालिफिकेशन क्या है, अनसाउंड माइंड, कि पागल आगल ना हो, फॉरेन सिटीजनशिप अक्वायर ना कर ली हो, पता लगा पाकिस्तान की सिटीजनशिप उसने अक्वायर कर ली है, चुनाव भी लड़ रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर ना लगाया गया हो। ठीक है। मतलब डिस्क्वालीफाइड ना हो उसमें। फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऐसा ना हो कि उस पर बहुत सारा कर्ज उधार है, पता लगा वो नेता बन गया, फिर वो जनता के पैसे लूट लूट करके अपना कर्ज वापस कर रहा है, तो वो ठीक नहीं होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऐसे पद पे ना हो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता हो। ये कौन डिसाइड करता है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। राज्यसभा का इलेक्शन जो है, इलेक्शन नोटिफिकेशन ईसीआई द्वारा किया जाता है। अगेन मैं बता चुका आपको कि पोलिंग डेट क्या होगा, विड्रॉल डेट क्या होगा, स्क्रूटनी क्या होगा, नॉमिनेशन क्या होगा, अकाउंटिंग क्या होगा, ये सब ईसीआई के द्वारा लिखा होता है। ये मैंने क्यों दिया है, ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े उधर उधर, और आप लोग सिंपली इस चीज़ को समझ पाएँ कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन ये मिल रहा है, और बेस्ट कंटेंट मिल रहा है आपको है, बहुत ही क्रिस्प और क्लियर तरीके से। कैंडिडेट्स, अब नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लो मैं चाहूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है राज्यसभा के एमपी का, तो मुझे, अगर मैं बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से हूँ, तो सिर्फ एक ही प्रपोजर चाहिए, मतलब मुझे सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक इंसान हाँ कहे कि हाँ मैं साइन करता हूँ कि ये भाई साहब चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। एक प्रपोजर का मतलब एक एमपी या एक एमएलए चाहिए। बट अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो तो एक से ज़्यादा आपको लाने होंगे, 2 या 3 जो भी ला पाओ,
विधायकों का सिग्नेचर चाहिए होगा आपको कि हाँ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब बाकी 2 विधायक जो हैं वो आपके नॉमिनेशन पेपर पर साइन करेंगे कि हाँ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ मनी होता है, हाँ वो करना होगा आपको। अच्छा, आपको एफिडेविट लगाना होगा कि आप क्रिमिनल केसेस तो आपके पास नहीं है। फिर एसेट कितनी आपके पास संपत्ति है, कितना आपने कर्ज ले रखा है, गाड़ी वाड़ी का लोन तो नहीं आपके पास है, घर का लोन तो नहीं है आपके। फिर एजुकेशन, ऐसा ना हो कि आपने खूब सारे घर खरीद लिए हैं और फिर उसका लोन लोन आप पे खूब सारा हो, एक बार आप एमपी बन जाओ, फिर उसकी जो स्कीम से जो पैसा आता है वो आप घर चुकाने में लगा दो, तो वो सब आपको डिक्लेयर करना होगा। अगर फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो वेरीफाई करता है एलिजिबिलिटी को। अगर वो यस करता है तो हाँ आप चुनाव लड़ सकते हो। तो वेरिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? ये सेक्रेटरी जनरल जो होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, वो होता है। लोकसभा या राज्यसभा का बारी बारी से होता है कि इस बार लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होगा, तो अगली बार चुनाव जब होगा तो राज्यसभा का होगा या लोकसभा का होगा, इस तरीके से। अच्छा, चुनाव कैसे होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत टफ भी है, लोग इसको मानते हैं टफ है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बहुत आसानी से। वोटिंग इन राज्यसभा कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये 2 सिस्टम्स हैं काफ़ी समझने वाली बात। कि कि प्रपोर्शन में ही आपको वोट देना है। अभी समझते हैं ये क्या है। ये इसका एम क्या है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, ताकि ऐसा ना हो कि जिसने सिर्फ पहला वोट पाया उस वही। अगर मान लो मैं वोटर हूँ, मैं मान लो एमएलए हूँ यूपी का, और मुझे राज्यसभा के एमपी मान लो मानक नाम का एक इंसान है, उसको मुझे वोट करना है। मैं एमएलए नंबर 1 हूँ विधायक, और ऐसे ही 403 मान लो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब मैं मानक को, अगर मान लो मैं फर्स्ट नंबर का विधायक हूँ, मतलब मैं विधायक हूँ, तो अगर मान लो 2 सीट्स यूपी से, अगर 2 सीट्स के लिए चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो मुझे प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी कि मैंने पहले को कितना। और इन 2 सीट्स पर मान लो 8 लोग खड़े हुए हैं, सीट नंबर 1 पे, सीट नंबर 2 पे, इस पे 4 लोग खड़े हुए हैं ABCD, इस पे EFGHI। तो मुझे प्रेफरेंस देना होगा। मैं एक MP MLA हूँ अगर, तो मुझे, चूँकि इसमें सिर्फ वोटिंग करनी मुझे, तो मुझे प्रेफरेंस देना होगा कि हाँ मैंने मानक को पहला प्रेफरेंस। अभी मैं बताता आपको क्या है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओपन बैलेट से चुनाव होता है ये। ऑथराइज कैंडिडेट्स को ही अपना बैलेट दिखा सकता है। मतलब मैं जब MLA हूँ किसी स्टेट का, तो मुझे अगर किसी राज्यसभा के MP के लिए वोट देना है, तो मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को या उस कैंडिडेट को दिखाना पड़ेगा। मतलब दिखा सकता हूँ मैं, हाँ दिखाना पड़ेगा। क्रॉस वोटिंग क्या होता है कि मतलब मैं अपने पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर के वोटिंग करूँ, कि मैं बीजेपी का MLA हूँ, और बीजेपी और राज्यसभा का चुनाव होने के लिए मान लो एक सीट से मान लो चुनाव हो रहा है, तो इस पर आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का और सपा का 4 लोग चुनाव लड़ेंगे इस पे, एक सीट पे। ठीक है, अब मैं बीजेपी का MP हूँ, MLA हूँ। अब मुझे वोटिंग करना है बीजेपी वाले MP के लिए। ठीक है, अभी MP बना नहीं, मतलब अभी केवल साधारण सा इंसान है, बाद में MP बन जाएगा। मैं कराया मैं समाजवादी पार्टी के लिए वोट, इसे बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। मतलब मैं हूँ बीजेपी का, लेकिन मैंने वोट किया है समाजवादी पार्टी के लिए। अब ये कैसे चुना जाता है? कोटा होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, सीट्स +1 तो इस तरीके से किया जाता है, जो भी इंटीजर है। रूल नंबर 76 क्या बोलता है? कंडक्ट ऑफ, जो कि मैं बताया चुका हूँ आपको पहले ही। अगर मान लो यूपी से, अगर मान लो 2 सीट्स पर चुनाव हो रहा है, ठीक है, अगर मोर देन 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि विधायक की वोट की वैल्यू 100 है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक, इसको। अंडर STV, when candidates gets more votes than quota, surplus vote transferred and proportionally according to functions अवॉइड करने के लिए, मान लो रियल एग्जाम्पल देते हैं, हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं। हरियाणा में 90 विधायक हैं। हर बैलेट, अब 2 सीट्स मान लो वहाँ पे चुनाव होना है, कि हरियाणा से 2 सीट्स पे चुनाव होना है हरियाणा में। जिस तरीके से यूपी से 31 सांसद हैं, उस तरीके से हरियाणा के भी कुछ
सांसद जो होंगे वो राज्यसभा सांसद जो होंगे, राज्यसभा के एमपी जो होंगे वो लोकसभा में जो राज्यसभा में होंगे, है ना। तो उनके लिए चुनाव होना है 2 सीट्स पर। अब 2 सीट पर चुनाव होने के लिए क्या करना होगा, हमें काउंटिंग करनी होगी। 2 सीट्स पर चुनाव होने के लिए अब हमें विधायक की, एक एमएलए की वोट की जो है वैल्यू पता करनी होगी। तो चूँकि 90 विधायक हैं और 2 सीट्स पर चुनाव होना है, इसलिए हमने एज अ रूल जो है 76 क्या बोला था, रूल 76 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ये एक्ट में लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये एक्ट में लिखा है कि तो हम एमएलए की वैल्यू वोट 100 मान लेंगे। तो अब चूँकि 2 सीट पर चुनाव होना है तो हमने एमएलए की वैल्यू 100 मान ली। तो टोटल अगर तो 90 विधायक हैं, 90 एमएलए हैं, तो 9000 इसकी टोटल वैल्यू हो गई वोट्स की। अब फार्मूले के हिसाब से, जो फार्मूला मैंने डिस्कस किया था ऊपर आपसे, इस फार्मूले के हिसाब से टोटल वैलिड वोट्स अपॉन सीट्स प्लस 2, सीट्स प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे देखो 9000 अपॉन 2 प्लस, क्योंकि 2 सीट पर चुनाव होना है, और प्लस 1 और प्लस 1, तो 3001 आ गया। मतलब कि अगर यहाँ पे 2 सीट्स मान लो हैं, सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2, ये हरियाणा से हैं। अब इस पर A B C D, इस पर P Q L M नाम के इंसान, ये सब इंसानों के नाम हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे अगर वोट देना है तो इन विधायकों को अगर इसने 90 एमएलएज में से अगर 31 के वोट्स कोई पा गया तो वो विनर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी यही वो है कि अगर किसी ने 31 अगर एमएलएज का सपोर्ट पा लिया तो वो विनर हो जाएगा। यही है फर्स्ट प्रेफरेंस में ऐसा होता है। अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इन राज्यसभा डिफर्स फ्रॉम, जो प्रेसिडेंट का जो वोट होता है, प्रेसिडेंट में भी यही सिस्टम होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और राज्यसभा में भी यही होता है। बट एमएलए की यहाँ पर वैल्यू, एमएलए ही सिर्फ वोट करते हैं राज्यसभा में, बट प्रेसिडेंट वाले में क्या है, एमपी एमएलए दोनों वोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमएलए की वोट प्रेसिडेंट वाले में वैल्यू और होती है वोट की, बट राज्यसभा में जब वोट करते हैं तो एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होती है। यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक। अब ईच एमएलए का 1 वोट होता है, वो केवल काउंटिंग के लिए किया गया था कि 9000, ताकि अगर कल को फ्रैक्शन में आए तो हम उसको हटा सकें जल्दी से, है ना। तो अब क्या हुआ, जा करके हरियाणा से 2 वैकेंसीज थी, तो 90 एमएलए से फार्मूला, तो 9000 वैल्यू आ गई, तो मतलब 3001 वोट आ गया। मतलब कि विनिंग कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 31 एमएलएस की सपोर्ट चाहिए होगी हरियाणा से। अब मान लो 5 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा कि एक सीट पे किसी ने चुनाव लड़ा, दूसरी सीट पे 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, है ना, ऐसा हो सकता है। तो अभी क्या करना होगा हम लोगों को, अब हम लोग चलो काउंटिंग करते हैं कैसे आखिर चुनाव होगा इसमें। तो मान लो 5 कैंडिडेट हैं, ABCDE नाम से 5 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर हम इसकी काउंटिंग करें, मान लो इसमें 90 विधायक हैं, MLA 1, MLA 2, MLA 3 ऐसे करके 90 हैं। अब अगर मान लो मैं MLA 1 हूँ और मुझे इन 5 कैंडिडेट्स में मुझे प्रेफरेंस देनी है कि मैं सबसे ज़्यादा किसको लाइक करता हूँ, क्योंकि 2 सीट्स भरनी थी। अब इस सीट के लिए चुनाव हो रहा है ABCDE, तो इस सीट के लिए मान लो पानीपत से को चुनाव हो रहा है राज्यसभा सीट के लिए, तो मैंने पहली प्रेफरेंस C को दी, दूसरी प्रेफरेंस E को दी, तीसरी प्रेफरेंस A को दी, और चौथी प्रेफरेंस D को दी, और 5वीं प्रेफरेंस B को दी। मतलब मैंने प्रेफर किया। फिर MLA नंबर 2 आएगा, मतलब कोई और MLA होगा तो वो भी मान लो उसने इसको प्रेफरेंस 1 दी, इसको 2 दी, इसको 3 दी, इसको 4 दी, इसको 5 दी। ऐसे थर्ड MLA आएगा, उसने इसको 2 दी, 3 दी, 4 दी, 5 दी, 1 दी। ऐसे ही फोर्थ MLA आएगा। मतलब इस एक सीट के लिए ये 5 MLA को 90 जो है MLAs ने वोट किया। तो अब मैं आपको काउंट बता रहा हूँ कि सारे जो MLAs हैं, ऑल MLAs की प्रोसेस सेम होती है, मतलब वोट देते हैं सेम।
अब देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस, अब मैंने इसको सी को प्रेफरेंस फर्स्ट दी थी, अब मान लो बी ने इसको फर्स्ट दिया, सी ने इसको फर्स्ट दिया, डी ने मतलब एक चौथे एमएलए ने इसको फर्स्ट है ना, फिर इसको फर्स्ट मतलब कई लोगों ने इसको फर्स्ट दिया, तो सबसे ज़्यादा बी को प्रेफरेंस मिली है फर्स्ट वाले में। मतलब सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं, ठीक, 90 में से 31 एमएलए इन लोगों ने प्रेफरेंस फर्स्ट जो है उनकी पहली चॉइस बी थी। तो चूँकि बी फर्स्ट चॉइस हो गई तो यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट को 31 एमएलए का सपोर्ट चाहिए था, तो बी तो बन गया, बी जीत गया, बी को अब सर्टिफिकेट मिल जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर से, और वो बन गया राज्यसभा सांसद, राज्यसभा का मेंबर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब इन चार ए सी डी ई, अब ए सी डी ई के बीच में अब बात आएगी कि ए सी डी ई में कौन जीता। देखिए सेकेंड राउंड में क्या होगा, जो सबसे कम वोट पाए हैं ए सी डी ई में, उनको हम लोग हटा देंगे। तो ए सी डी में दोनों के पास 10-10 वोट हैं, तो हम इनको नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। बट सी और डी में, मान लो सी है और डी है, अब सी डी में फर्स्ट प्रेफरेंस तो इनको 90 सांसदों में से 90 एमएलए थे, तो 90 एमएलए में से 10 एमएलए ने फर्स्ट प्रेफरेंस सी को दी, और 10 एमएलए ने डी को भी सेम प्रेफरेंस दी। 10 एमएलए ने, है ना, मतलब 10 एमएलए ने सी को प्रेफरेंस दी पहली, 10 एमएलए ने डी को दी पहली प्रेफरेंस। लेकिन सेकंड प्रेफरेंस में, अब मान लो सेकंड प्रेफरेंस में क्या हुआ कि ई को जो है 8 और इनको 6, तो सेकंड प्रेफरेंस में क्या हुआ कि 8 और 6 14 लोगों का 14 एमएलए ने ई को जो है एक तरीके से आप कह लो कि उनको पहली प्रेफरेंस दी। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि फर्स्ट राउंड में 10-10 दिया, और सेकेंड राउंड में 9 एमएलएज ने ए को प्रेफरेंस दी मिला करके दोनों में, और 14 लोगों ने ई को प्रेफरेंस दी पहली। तो इसीलिए अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड प्रेफरेंस दोनों को ऐड कर दूं तो 19 एमएलएज ने ए को प्रेफरेंस दी, और 24 एमएलएज ने एक तरीके से कहो कि ई को प्रेफरेंस दी। इसीलिए आफ्टर काउंटिंग सेकेंड राउंड जो है, फर्स्ट काउंटिंग में ए लग रहा था जीत जाएगा, बिकॉज ए की जो है 20 थी और ई की 19 थी। बट जब सी के जब सी को जब प्रेफरेंस देने में, अब जैसे यहाँ पे सी और सी डी था, तो सी का फर्स्ट प्रेफरेंस कट जाएगा। लेकिन सी को जब बात आई कि सेकेंड प्रेफरेंस में ए को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, ए को इन दोनों, मतलब ए को प्रेफरेंस यहाँ पर भी ज़्यादा मान लो मिले, और यहाँ पर भी ए को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, बट ई को प्रेफरेंस कम मिले। तो इसलिए मान लो ई को 5 और 2 मिले तो 7 मिले, तो 7 यहाँ पे 19 में साथ जोड़ोगे। अब इसको मान लो, ए को मान लो प्रेफरेंस 2 और 2 ही मिले, ठीक है, 2 एमएलएज ने सेकेंड प्रेफरेंस दी, तो ई जीत जाएगा, बिकॉज 19 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 20, 2 + 2 4 ही हो जाएगा, तो ये इसीलिए यह जीत जाएगा। ठीक है, आफ्टर काउंटिंग सेकेंड तो अब ई विन कर देगा रेस को, तो इसीलिए थर्ड राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो ऐसा होता कि बराबरी का आ जाता तो हमको थर्ड राउंडिंग भी काउंट करनी पड़ती, ये है। ठीक है, तो एमएलए क्या है, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वोट किया तो क्रॉस वोटिंग होती है, इस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता है। अगर मान लो कोई मोशन, जैसे आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट वगैरह में, जब कोई कॉन्फिडेंस मोशन या फिर कोई बिल पास होना हो, है ना, बजट पास होना हो, अगर आपने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट किया तो वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। बट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि भैया तुमने हमारी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के तहत चुनाव लड़ा था, इसीलिए लोगों ने आपको वोट दिया था। अगर आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी से ना लड़ते तो शायद कोई जानता भी नहीं आपको, हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से आपको टिकट दिया, इसीलिए आप जीते। तो अब हमारा अधिकार बनता है कि हम आपको
गाइड करें कि कहाँ पे कैसा वोट करना है, कहाँ पे कैसा वोट नहीं करना है, बिकॉज आप अब हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो। तो एंटी डिफेक्शन लॉ सिस्टम काम करता है यहाँ पे। बट राज्यसभा चुनाव में ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये इलेक्शन प्रोसेस है। आप इलेक्शन प्रोसेस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू कर सकते। ओपन बैलेट होता है, हाँ ये बात सही है, लेकिन आप ओपन बैलेट दिखा करके भी चाहो तो आप क्रॉस वोटिंग कर सकते हो। इस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है, हालांकि कोई करता नहीं है बिकॉज इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको बाद में आपको निकाल सकती है अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वोटिंग की, और कोई करता भी नहीं है, ऐसी बात है। विप क्या है? विप दोस्तों क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एमपी या एमएलए लोक दिल्ली संसद में, पार्लियामेंट में अपना एमएलए एमपी, और लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट में अपना एक एमएलए अपॉइंट करती है विप की तरह, कि तुम निगरानी रखो कि कौन पार्टी के खिलाफ वोटिंग करता है और कौन पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग करता है। मतलब पार्टी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, कुछ पार्टी ने कुछ निर्देश दिए होंगे, तो कौन कौन है जो हमारी पार्टी को फॉलो करता है और कौन है वो जो हमारा विधायक या हमारा सांसद हमारी पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करता है। अगर डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करता है तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात हो रही है, तो हम उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत एक्शन ले सकते हैं। अगर राज्यसभा इलेक्शन हो रहा है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है या वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है बिकॉज इलेक्शन प्रोसेस पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं है। ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये यही है कि जब सी और डी के 10-10 वोट थे तो फर्स्ट प्रेफरेंस ने 10 एमएलएज ने सी को प्रेफर किया था, 10 एमएलएज ने डी को प्रेफर किया था। बट इन्हीं 10 लोगों ने जिन लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, सेकंड प्रेफरेंस इनकी कोई और थी कि अगर चलो सी नहीं तो मैं ए को चूज़ करता हूँ सेकंड प्रेफरेंस में ज़्यादा, और डी वालन का नहीं, मैं ई को चूज़ करता हूँ। तो यही होता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब है कि सी और डी अब रेस से बाहर हो गए हैं, पर उनकी सेकंड प्रेफरेंस हमारे काम आ सकती है ताकि हम नए कैंडिडेट को अपने चूज़ कर सकूं। आपको पता होगा रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट करते हैं, घोषित करते हैं वही, और फिर ओथ लेनी पड़ती है राज्यसभा के सांसद को, और बाद में उनका नाम ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है ताकि वो अब सांसद कहलाते हैं। ठीक है। ये 2 सिस्टम होते हैं, पीपल्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिंगल वोट ट्रांसफ़र होता है, जैसे सी और डी के केस में हुआ था कि हर विधायक की सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था ए और ई में, सी और डी के वोट को की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को उनके वोटिंग जितने उनके विधायक हैं स्टेट में, उन्हीं के प्रपोर्शन में उनको राज्यसभा सीट मिलती है। ऐसा आप मान सकते हो। मिलती हैं ये डेफिनेटली नहीं हो सकता बिकॉज प्रेफरेंस ही अगर अलग अलग है तब कैसे कर दोगे आप कि उनकी सेकंड प्रेफरेंस, अगर वोटिंग सेकंड राउंड तक जाती है तब हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएज चाहे जितने भी हों शायद उनको वोट ना मिल पाए। जैसे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ जा करके, जैसे मान लो कि हरियाणा मान लो एक सीट थी, एक मान लो एमपी की राज्यसभा एमपी का चुनाव होना था। अब इसमें मान लो 5 कैंडिडेट हैं, एक है बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एक आम आदमी पार्टी का, एक समाजवादी पार्टी का, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक 4 लोग थे, और एक राज्यसभा सीट पे चुनाव होना है। अब मैं हूँ बीजेपी का एमपी, अब मैं जाहिर सी बात है फर्स्ट प्रेफरेंस बीजेपी वाले के लिए रखूँगा, लेकिन मुझे सेकंड प्रेफरेंस इन कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी में से रखनी ही पड़ेगी, है ना। अब अगर मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस काम नहीं है, जैसा कि सी और डी वाले केस में हुआ था, तो हो सकता है कि मैं जो कि बीजेपी का एमएलए हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समाजवादी पार्टी के मेरी जो प्रेफरेंस सेकंड वाली है ये कांग्रेस के एमपी को चूज़ करने में काम आ जाए, तो ये खतरा रहता है। आप इससे कह सकते हो कि हो सकता है कि बीजेपी के एमएलए का वोट अल्टीमेटली कांग्रेस के फ़ायदे में चला जाए बिकॉज उसने सेकंड प्रेफरेंस को 3 दुश्मनों में बांटनी थी। तीनों इसके दुश्मन हैं, लेकिन आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, चाहो तो आप ना भी दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें होता है। हालांकि लोग अक्सर देते ही हैं इसमें, और बहुत ही कम होता है कई बार कि काउंटिंग करनी पड़े। ठीक है।
अब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब हाँ, अब देखो 245 मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जिसमें से 233 स्टेट्स और यूटी से थे और 12 जो थे वो नॉमिनेटेड थे। आपको पता होगा, मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको अभी। अब नॉमिनेटेड ये तो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, इनमें तो कोई बात ही नहीं है। SSLA सोशल साइंस है, और ये क्या है, लिटरेचर, आर्ट है, और सोशल सर्विस है, और साइंस है। तो इनमें से होते हैं। बट 233 में होता क्या है कि स्टेट से कुछ लोग होते हैं और कुछ यूटी से होते हैं। अभी स्टेट्स वाले तो पता रखा है कि संविधान में लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से मेथड है, इससे चुनाव होगा। हाँ, ये स्टेट्स के लिए लिखा रखा है, ये संविधान में लिखा है। लेकिन यूटी के लिए ऐसी कोई बात नहीं लिखी है संविधान में। तो यूटी के लिए क्या मेथड होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो कौन चूज़ करेगा? वो संसद मतलब पार्लियामेंट चूज़ करेगी कि वो कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं। अभी तक के लिए यही वाला मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि स्टेट्स के लिए लागू होता है, वही चूज़ कर रखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब काफ़ी छोटे टॉपिक हैं, बिकॉज आप समझिए इंडियन पॉलिटी में सबसे टफ टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका मैंने स्टैटिक पढ़ाया आपको दोस्तों, तो आप ये मत कहिएगा कि मतलब टाइम वेस्ट हुआ। ये टॉपिक बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। अब सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा आपको पढ़ते पढ़ते। तो अभी बताया गया कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे IIT हो गया या एम्स हो गया, है ना, ऐसी TU हो गया, इनकी जो टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ की जो पोस्ट्स हैं, ये अगर मान लो 30 पोस्ट्स हैं वहाँ पे, तो केवल 20 ही पोस्ट भरी हैं, 10 पोस्ट खाली हैं। जब 10 पोस्ट खाली रहेंगी तो बहुत सारे प्रोफेसर्स में खाली होंगे ही नहीं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? फिर बच्चों को उन सब्जेक्ट्स के लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, या वो ChatGPT से पढ़ेंगे, तो क्रिटिकल एनालिसिस शायद उनको ना आ पाए। तो यही कह रहा है कि इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होती हैं, उनको नोट्स नहीं मिल पाएंगे, और प्लस जो डिबेट्स होती है टीचर के साथ वो नहीं हो पाएगा। तो ये मेंस में आपका आ सकता है। थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जोजिला टनल, ये क्या है? ये कश्मीर से लद्दाख में कनेक्शन के लिए है, और ये एक टनल ऐसी है कि इसमें आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, मतलब बीच में डिवाइडर होगा नो डाउट, तो जा सकते हो और आ सकते हो, जैसा होता है। तो ये मीना मार्ग से सोनमार्ग के बीच में, मार्ग का मतलब ही होता है रास्ता, हिंदी में मार्ग को रास्ता बोलते हैं, तो मीना मार्ग और सोनमार्ग इन दोनों के बीच में ये है। पहले 3 घंटे लगते थे इसमें, अब केवल 20 मिनट लगा करेंगे, तो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। अब कनेक्टिविटी जब इंप्रूव होगी तो आपको पता है क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है लोगों के बीच में, वहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ता है दो स्टेट्स के बीच में, ठीक है। सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी पर्सनल मान लो चीन से युद्ध कल हो गया, तो हम अपने सिक्योरिटीज़ को जल्दी से पहुँचा सकते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, हमारी गाड़ियाँ पहुँच सकती हैं मिलिट्री की। टूरिज़्म, अगेन टूरिज़्म सेक्टर बढ़ेगा भारत के और अन्य हिस्से से, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, मिज़ोरम, सिक्किम, इन सभी, अरुणाचल, इन सभी से लोग यहाँ जा सकते हैं और टूरिज़्म को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है, रोड वाली टनल है। एशिया की लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल, मतलब जाने की भी और आने की भी, एशिया की लार्जेस्ट टनल है, लॉन्गेस्ट टनल है, और G-More टनल से भी कनेक्ट करती है ये, और ये सीस्मिक जोन 4 में बसी हुई है, ये आपको याद रखना है। तो थर्ड टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक पे बढ़ते हैं फिलीपींस। तो फिलीपींस क्या है? ये इसमें 8.1 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि सुलू सी कहाँ पे है। सुलू सी फिलीपींस के पास में है, सेलेब सी, साउथ चाइना सी, वेस्ट फिलीपीन सी और फिलीपीन सी। तो वेस्ट फिलीपीन सी वेस्ट में है और फिलीपीन सी उसके ईस्ट में है। लुजोन स्टेट क्या है? ये फिलीपींस और ताइवान के बीच में लुजोन स्टेट है, आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम के लिए आ सकता है, मैथ्स द कॉलम में आ सकता है। और यहाँ पर आपको पता है कि ये सारी कंट्रीज़ आपको याद रखनी है कि साउथ चाइना सी में पारासेल आइलैंड है, स्प्रेटली आइलैंड है, ये आपको मैथ्स द कॉलम पूछ सकता है कि पलावान ये क्या है और पारासेल आइलैंड क्या है, स्प्रेटली आइलैंड क्या है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली वियतनाम एक लंबी बॉर्डर शेयर करता है, कैम्बोडिया कोई बॉर्डर नहीं शेयर करता है साउथ चाइना सी में। लाओस तो लैंड लॉक्ड है, लाओस का मतलब ये लाओस में एल है,
एल का मतलब है लैंड लॉक्ड। आप ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो कि लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? हो ची मिन या हनोई, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे कुछ सी हैं, सेलेब सी, फिलीपीन सी, आपको याद रखना है। टॉपिक नंबर 4 है कि सिक्योरिंग इंडिया अगेंस्ट थ्रेट ऑफ माइथोकैलिप्स। माइथोकैलिप्स क्या है? ये आपने क्लॉड नाम का एक सॉफ्टवेयर सुना होगा, CLAUD, क्लॉड। ऑरेंज कलर का होता है सॉफ्टवेयर, मतलब AI सॉफ्टवेयर। जिस तरीके से चैट GPT हो गया, डीप सीक हो गया या जेमिनाई हो गया, उसी तरीके से एंथ्रोपिक का क्लाउड है। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अभी ईरान वॉर में काफ़ी जो है एक तरीके से आप कह लो कि US गवर्नमेंट ने कहा था कि मुझे अपना इसको एक्सेस दो, लेकिन बट एंथ्रोपिक कंपनी ने उसको एक्सेस दिया नहीं था। तो माइथोस क्या है कि ये मोर पावरफुल टूल है AI का, और ये ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा जल्दी काम करता है। तो ये काफ़ी थ्रेट हो सकता है भारत के लिए, कि भारत में अगर आतंकवादियों के बीच में ये चीज़ पहुंच गई तो कितना भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिकॉज भारत के पास कोई ऐसा ऐप नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका की रहमो करम पे हमें जीना होगा अगर हमने नहीं डेवलप किया, ठीक है। तो इंडिया के पास कोई, लैक का मतलब इंडिया के पास कोई भी AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट नहीं है जिस तरीके से EU के पास है। साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स गैप भारत के पास बहुत, आप कह लो कि बहुत ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ पे लैक नहीं होगा, ठीक है, गैप बहुत ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, UPI, आपको पता होगा कि हम लोग डिजिटल कितना पेमेंट करते हैं, तो इसलिए ये हमको आप कह लो कि खतरे में डाल सकता है एंथ्रोपिक का माइथोकैलिप्स। चौथा है, 5वां टॉपिक है इंडिया म्यांमार। अब इंडिया म्यांमार में क्या क्या इंपॉर्टेंट, देखिए 1643 किलोमीटर की बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। 1937 तक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। कौन? म्यांमार। भारत को इंडिपेंडेंस मिली है ब्रिटिश से 1947 में, और म्यांमार को मिली है 1948 में। उसके बाद में ही भारत ने जैसे जैसे इंडिपेंडेंस मिली तो भारत ने तुरंत ही रिलेशंस अपने इस्टेब्लिश किए म्यांमार के साथ। और ये म्यांमार जो है वो आपको पता होगा आसियान एक ग्रुप है। आसियान कंट्रीज़ जो हैं 11 कंट्रीज़ हैं। उन आसियान कंट्रीज़ में से केवल और केवल म्यांमार ऐसा कंट्री है जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अब भारत की स्टेट्स कौन कौन सी, भारत की स्टेट्स जो हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करती हैं, उनमें से नाम है अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मणिपुर का और मिज़ोरम का। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? काउंटर इंसर्जेंसी, आपको पता होगा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट जो है काफ़ी फ्रेजाइल रीजन है, जिसमें कि बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे पहले, बट अब तो डेवलपमेंट भारत इतना कर रहा है कि लोग भारत में ही पसंद करते हैं रहना। बट अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनका कनेक्शन अभी म्यांमार से है, और उनके जो आप कह लो कि जो लोकल रिचुअल्स हैं, तो उनके म्यांमार के बॉर्डर से इधर से उधर लोग ट्रैवल करते हैं। इसको बोलते थे फ्री मूवमेंट रेजीम। हालांकि अभी भारत ने कुछ इन फ्री मूवमेंट रेजीम को टाइट किया है। पहले 16 किलोमीटर, मतलब इंडिया म्यांमार का बॉर्डर मान लो अगर ये है, तो बॉर्डर के 16 किलोमीटर्स इधर और 16 किलोमीटर्स इधर तक फ्री मूवमेंट था। यहाँ पर आपको कोई पासेस की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर कई सारी इंसर्जेंसी के लोग मिलते थे। लेकिन अब भारत ने उसको टाइट कर दिया है। अब आपको कुछ ना कुछ ID दिखानी पड़ती है, ऐसा लोग बता रहे थे। बॉर्डर, अब ट्रेडिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं बॉर्डर पे? तो 2 ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं, मोरे तामू और जोखवाथर रिह। ये 2 पॉइंट्स हैं। ये प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ये क्या है। बिकॉज उनके अभी जो लीडर हैं म्यांमार के, अभी जो नेता हैं एक हैं, वो भारत में भी विजिट किए हैं, उनके प्रेसिडेंट जो है विजिट किए हैं, तो आपको याद रखना है। और म्यांमार और भारत के बीच में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, जो भारत के कोलकाता से लेकर के, और म्यांमार का सितवे पोर्ट है। सितवे पोर्ट से एक नदी जाती है कलादान, और फिर उसके बाद में हम लोग हाईवे लेते हैं, और फिर हम अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इंडिया का जो मिजोरम मणिपुर का इलाका है, वहाँ पर अपने हाईवे से पहुँचते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बांग्लादेश कई बार अकड़ दिखाता है कि हम नहीं जाने देंगे ऐसा ऐसा, तो हमें एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो हम अभी से तैयारी उसकी कर लें। वैसे भी अगर भारत यहाँ से कोई चीज़ पहुँचाएगा तो दिक्कत होगी काफ़ी। यहाँ से पहुँचाने पर उसको ज्योग्राफी के हिसाब से काफ़ी अच्छा पड़ता है, सस्ता पड़ता है, और इससे भारत और म्यांमार
आपस में दोस्त भी रहेंगे। एक कहावत है कि अगर आपके बीच में व्यापार है तो आपके बीच में दोस्ती ही रहती है, तो ये बात सही है। तो भारत का कोलकाता पोर्ट और म्यांमार का सितवे पोर्ट आपस में कनेक्टेड है। इनलैंड वाटर पे क्या है, कलादान रिवर है, उस पर इनलैंड मतलब कि म्यांमार की जो रिवर है वो इनलैंड आती है, समुद्र तो आउटलैंड है, तो इसलिए इनलैंड में जो है आप समुद्र से जा सकते हो। फिर रोड कनेक्ट करती है, यहाँ से कुछ किलोमीटर की रोड भी है, तो समुद्र से पहले फिर नदी से और फिर रोड से जाओगे आप, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में पहुँचना है तो पहुँच सकते हो आप। अच्छा, अब इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे भी है, आईएमटी जिसे बोलते हैं। ये ट्रेड को बढ़ाएगा, टूरिज़्म को बढ़ाएगा, और मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एंटी पायरेसी, जो पायरेट्स लोग होते हैं बे ऑफ बंगाल में, उनको जो है एक तरीके से रोकने के लिए भी ऐसा ज़रूरी है। म्यांमार क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑयल और नेचुरल गैस है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल का मतलब ये है कि बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो वहाँ से बिजली उत्पन्न हो सकती है, और वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर हम उसको इंपोर्ट करें। हमारा जो कोयले पे डिपेंडेंस है वो कम हो सकती है। ये क्यों? क्योंकि भारत का गोल है 2017 तक नेट ज़ीरो बनने का। ये हमने कहाँ अडॉप्ट किया था? ये हमने COP26 UK जो है, ये उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन, वहाँ पर हमने ग्लासगो एक सिटी है वहाँ पर अडॉप्ट किया था। COP25 जो है UNFCCC की मीटिंग हुई थी, ये होती है, तो नेट ज़ीरो हमने अडॉप्ट किया था। उसके तहत अगर हमें करेंगे तो ग्रीन हमें एनर्जी काफ़ी मिलेगी। आप कह लो कोयले से जो उत्पन्न होती है उसमें, और इससे क्या होता है कि म्यांमार को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और हमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें अपना नेट ज़ीरो अचीव करना है। ठीक है। और कल्चर टू कल्चर लोगों का, अब म्यांमार में बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, तो भारत में सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, ये सारी साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो हम लोग इनके बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं। फिर एजुकेशन कोऑपरेशन की बात होती है कि हम लोग स्कॉलरशिप्स IIT NIT वगैरह में स्कॉलरशिप दे रहे हैं। फिर मेडिकल टूरिज़्म भी बढ़ रहा है। म्यांमार के बहुत सारे लोग भारत के दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता में जो है मेडिकल सर्विस के लिए आते हैं, क्योंकि मेडिकल सर्विस भारत में काफ़ी सस्ती पड़ती है, प्लस अभी तो म्यांमार पे काफ़ी सैंक्शन लगे हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, यूरोप और अमेरिका के द्वारा, तो इसीलिए वहाँ पे जाना काफ़ी मुश्किल होता है, और म्यांमार की करेंसी भी काफ़ी वीक है। अच्छा, म्यांमार में 2021 में जनता का रूल आ गया था, मतलब मिलिट्री रूल आ गया था, जुंता, उसको हुंता बोलते हैं, उसका रूल आ गया था। तो अब जितनी डेमोक्रेसीज़ हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़, उसने क्या किया कि किनारा कर लिया कि म्यांमार से रिश्ते नहीं रखेंगे। बट भारत ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत की अप्रोच थी प्रैग्मेटिक, कि भैया हमारा लैंड बॉर्डर है और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं और हमारे इंसर्जेंसी बहुत सारी है, अगर इसमें म्यांमार की हमें हेल्प चाहिए होती है, और अगर हमें इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो म्यांमार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो चाइना की तरफ और टिल्ट हो जाएगा। तो ये भी एक आप कह लो कि बात थी। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी ले लो आप, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ले लो, और चाइना का प्रेजेंस, इसलिए हम लोग और कॉशियस हैं। और इस पॉलिसी को बोलते हैं कि भारत अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करता है। इसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक रियलिज्म, और इसे रियल पॉलिटिक बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में रियल पॉलिटिक है। आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, मेकोंग कोऑपरेशन हो गया, इसके तहत हम लोग इंडिया और म्यांमार आपस में कोलैबोरेट करते हैं। ये 3 सिस्टम्स हैं। इंडिया, अब दोस्तों 4th टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये इंडिया नेपाल रिलेशंस। ये द हिंदू में काफ़ी छपा था, इसके बारे में देखते हैं, लेकिन पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा। इंडिया एंग्लो नेपाल वॉर्स हुए थे नेपाल के किंगडम में, और भारत की जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश की थी, उसके बीच में युद्ध हुआ था 1814 से लेकर के 1816 के बीच में। नेपाल, बैटल ऑफ नालापानी में बालभद्र कुंवर नाम के एक लीडर थे, उन्होंने, राजा थे, तो उन्होंने अटैक किया और कैप्चर कर लिया कुछ कुमाऊं, गढ़वाल और तराई के क्षेत्र के कुछ कैप्चर कर लिया। बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश और उनकी जंग हुई, तो नेपाल बेसिकली हार गया, और नेपाल ने सुगौली ट्रीटी साइन की। ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है 1816 में। तो कुमाऊं, गढ़वाल और तराई पार्ट्स को वापस कर दिया उसने, और काली जो नदी थी वो बाउंड्री बन गई। जो आज कन्फ्लिक्ट जो आज देखते हो आप,
ये सुगौली सुगौली ट्रीटी में ही एक्चुअल में लिखी है कि काली रिवर जो है वो बाउंड्री की तरह काम करेगी। बट ओरिजिन क्या इसका है ये किसी ने नहीं बताया। केवल तो क्या होता है कि नदी कभी उधर होती रहती है, तो इसीलिए आज वो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। इसका महत्व क्या है देखिए, इस जो वॉर हुआ था इंडिया नेपाल के बीच में, ब्रिटिश इंडिया और नेपाली किंगडम के बीच में, इससे क्या हुआ कि जो नेपाल के जो फाइटर्स थे, गोरिल्ला फाइटर्स, ब्रिटिश सरकार ने कहा ये बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, अगर हमने इन फाइटर्स को ले लिया तो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इन फाइटर्स को हम लोग बोलते हैं गुरखास। तो गुरखास काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, आपको पता होगा। और लॉर्ड हेस्टिंग के ज़माने में ये सुगौली ट्रीटी साइन हुई थी। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग तब थे गवर्नर जनरल जब इंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। नेपाल की इम्पोर्टेंस क्या है कि बफर स्टेट की तरह काम करता है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। ठीक है, इसीलिए इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम होती हैं क्योंकि बीच में नेपाल है। और इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, नेपाल में भी हिंदी के समकक्ष लैंग्वेज बोली जाती है। हिंदुज़म और बुद्धिज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजन है, लेकिन हिंदुज़म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेपाल के लोग अयोध्या, उत्तराखंड और काशी आते रहते हैं। इवन पूर्णागिरि जाओ तो नेपाल के मंदिर में जाना काफ़ी आवश्यक माना जाता है। बाउंड्री डिस्प्यूट क्या क्या है, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक। 2020 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, बदला और काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक को ऐड कर लिया। ये क्या है, ये बताता है कि काली रिवर जो है वो वेस्ट से ओरिजिन हुई थी, इसीलिए नेपाल अगर वो वेस्ट को बताएगा तो ये वाला एरिया उसके कब्जे में आ जाएगा। तो इसीलिए उसने ऐड किया है, इन सारे क्षेत्र को ऐड किया है। ठीक है, अब नेपाल का नया संविधान 2015 में आया था, आपको पता है। मधेसी ग्रुप, भारत ने इनको एक तरीके से सपोर्ट किया था मधेसी ग्रुप को। क्यों? क्योंकि मधेसी ग्रुप की डिमांड थी कि 2015 का जो संविधान है ये हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें करता है और हमको मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता है। और मधेसी ग्रुप को माना जाता है कि भारत से काफ़ी करीब है लोग। तो भारत ने क्या किया कि जब मधेसी ग्रुप को इक्वालिटी नहीं प्रदान की गई नेपाल के नए संविधान में, जो कि 2015 में आया था, तो भारत ने क्या किया कि ब्लॉकेड लगा दिया। ब्लॉकेड का परिणाम मतलब था क्या कि जो सामान है हमारे यहाँ जाता है, तेल वगैरह, ये ब्लॉकेड लगा दिया। तो नेपाल को लगा यार भारत तो मतलब गलत काम कर रहा है, भारत हमारे इंटरनल मैटर में एंट्री कर रहा है, गलत है। और अगर भारत ने अगर आज ब्लॉकेट लगाया तो कभी भी ब्लॉकेट लगा सकता है। इसलिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहाँ पे फैला और फूल और फूड की सप्लाई रुक गई थी इसीलिए। और यही कारण था कि 2017 में नेपाल ने BRI ज्वाइन कर लिया। ये माना जाता है कि भारत की तरफ से बहुत बड़ी भूल थी और नेपाल ने चाइना की तरफ थोड़ा सा टिल्ट या दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इंडिया की चिंताएं क्या हैं? एक तो स्ट्रेटजिक इंसर्कलमेंट, कि चाइना भारत के जो दोस्त थे नेपाल और भूटान, चाइना चाहता है कि ये भी हमारी तरफ आ जाएं। यस, तो स्ट्रेटजिक इंसर्कलमेंट और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन जो हैं, हिमालय के बॉर्डर में अगर कुछ होता है चीन के साथ तो हमारे लिए काफ़ी खतरे की बात है। ठीक है, इंडिया नेपाल की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या क्या है? एक तो बिरगुंज और विराटनगर, ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स हैं जो ट्रेड के लिए, कस्टम के लिए और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हमारे बीच में संबंध, जो व्यापार होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रेलवे कनेक्टिविटी क्या है? जयनगर कुर्था रेलवे, ये एक रेलवे लाइन है जो भारत नेपाल के बीच में है। एनर्जी कोऑपरेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 80 गीगावाट की कैपेसिटी नेपाल के पास है, बट अभी हम 40 गीगावाट इकोनॉमिकली फीजिबल है जो हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि भारत की क्लीन एनर्जी आएगी और भारत 2070 तक जो नेट जीरो बनने का ख्वाब देख रहा है, जो कि COP26 में हमने साइन किया था UK ग्लासगो में, वो हम अचीव कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और क्या हो सकता है? पीपल टू पीपल कनेक्ट होगा जब ट्रेड होगा व्यापार में, और एम्प्लॉयमेंट वहाँ के नेपाल के लोगों को मिलेगा। पावर जनरेशन में काफ़ी सहायता होगी। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो टेक्निकल, जो हाई लेवल की कोऑपरेशन है वो तो
इंडिया की कंपनीज़ को काम मिलेगा, बट जो लोअर लेवल की जो जॉब्स हैं वो नेपाल के लोगों को मिलेगी। तो दोनों इसमें जो एक तरीके से फ़ायदा होगा। और हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है कि नदी से जो पानी बह रहा है वो तो बहता ही है, तो फ्री ऑफ फोकट का पानी बह रहा है। तो अगर इसमें हम लोग टरबाइन लगा करके बिजली उत्पन्न कर लें और फिर भारत में उसको इम्पोर्ट कर लें, भारत में उसको आयात कर लें, तो भारत के लिए कितनी अच्छी बात होगी, है ना। और अपर कालिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक जो है ये नेपाल में है, जो कि भारत की असिस्टेंट से बन रहा है। भारत काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इसमें। इंडिया की पोजीशन क्या है कि इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी भी है। और जॉइंट मिलिट्री ने जो हमारा जो होता है, एक हमारी एक्सरसाइजेज भी होती है हमारी है। थाउजेंड्स नेपाली जो नेपाल के लोग हैं वो भारत की आर्मी में काम करते हैं। और कुछ नदियां हैं जो हमारे बीच में बहती हैं, गंडक, कोसी, महाकाली। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना था, हम लोगों ने ये सीख लिया। आई थिंक 15 पन्ने का जो है नोट्स आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बस इसी को रिवाइज़ करना है। काफ़ी मैंने क्रिप्स करके नोट रखे हैं। और कई बार क्या है कि द हिंदू के बियॉन्ड जा करके मैंने सर्च करके गूगल से आपके लिए नोट्स ऐड किए हैं। जिस तरीके से एंग्लो नेपाल वॉर जो नहीं था उसमें आर्टिकल में, बट मैंने खुद ऐड किया इसमें। और बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद ऐड की हैं जो आप उसमें नहीं पाओगे। तो मेरा ये रहता है कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको न्यूज़पेपर कवर करवाऊँ। थैंक यू गाइस। और मैं पहले से ही नोट्स लेके आता हूँ तो टाइम कम लगता है। अगर मैं आऊँ और फिर खुद लिखूँ आकर के, वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने पहले पूरे नोट्स लिख रखे और अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया। टाइम भी कम लगा और आपके लिए फ़ायदे वाली बात भी रही है। ठीक है, थैंक यू गाइस। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये मेरा नया चैनल है और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो बढ़ेंगे। और कल को मैं और भी इनिशिएटिव लाऊंगा। पर डे की प्रोसेस रहेगी। आज ये मेरा फर्स्ट डे था। कल से मैं और अच्छे तरीके से इस न्यूज़पेपर को कवर करूँगा और अच्छे तरीके से मैं डायग्राम्स ऐड करूँगा और भी कम शब्दों में आपको सिखाऊंगा, ताकि और पेजेस कम आपके साथ हो। पेजेस जो अभी 15 हमारे पास हैं, या 10 पेजेस में मैं आपके सारे नोट्स कवर कर दिया करूँ। हालांकि जो पहला इशू था राज्यसभा में वोटिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी टफ भी था। ये इंडियन पॉलिटी का आप कह लो कि सबसे टफ टॉपिक था। टीचर्स जो हैं दिल्ली वगैरह में इसको पढ़ाते ही नहीं हैं, क्योंकि ये किसी को समझ में आता ही नहीं है, इसीलिए इसको स्किप कर देते वो लोग हैं।